डीएनए पॉलीमरेज हो गया। डीएनए पॉलीमरेज कोशिश करता है कि हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी रखे, तब भी कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो इस वजह से उसे क्या करनी पड़ती लास्ट में, प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब बेटा इस डायग्राम को आपने छाप लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज हर जगह आप यही लिख रहे हो ना, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की चेन बनवाएगा, प्राइमर को हटाएगा, नए वहां पर गैप फिलिंग करेगा, और गैप फिलिंग करने के साथ साथ उस प्रूफ रीडिंग भी करेगा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की। ठीक है, ये सारी बातें तुमने पढ़ ली, लेकिन अब आगे देखो, आगे क्या कहानी है। आगे की कहानी ये है बिरलाल कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, पहले तो इसे जल्दी बहुत फास्ट एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही सोचो, अगर ह्यूमन में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में होता है बेटा, एस फेज में, क्लियर सिंथेसिस फेज में। तो डीएनए डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, अगर मान लो ह्यूमन में हो रहा है, तो ह्यूमन में टोटल डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इतने बेस पेयर होते हैं। अब इतने बेस पेयर है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, तो सोचो कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए। इतने सारे न्यूक्लियोटाइड को आपको जुड़वाना पड़ेगा। आइए अब डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ गोल्डन पॉइंट्स पढ़ते हैं। गोल्डन पॉइंट्स जिन्हें आपको दिमाग में रखना है। ये बताओ, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड की चेन बनवाता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की, प्राइमर को हटाता है, और यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड लगाकर गैप को फिल करता है। उसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज अंत में जाकर क्या करता है, पूरे की प्रूफ रीडिंग कि कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं लग गया। तो पहला पॉइंट दिमाग में रखना कि इन प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है। ये बात दिमाग में रखना है तुम्हें, तीनों के काम। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का, नाम बहुत कठिन है, आराम से देखना। पहले का नाम फर्स्ट, दूसरे का नाम सेकंड, तीसरे का नाम थर्ड। अब तीनों डीएनए पॉलीमरेज के अपने अलग अलग काम है, कायदे से देखिएगा। ये बताइए, क्या डीएनए पॉलीमरेज, क्या ये न्यूक्लियोटाइड की चेन ये जो बनाता चला जा रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है? बिल्कुल, डीएनए का पॉलीमर वही बनाएगा। अगर पूछा जाए कौन वाला, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो थर्ड वाला का काम होता है। तो बेटा मेरा मानना है सबसे लंबी चेन कौन बनवा रहा है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका काम होता है इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड को इलोंगेट करवाना, मतलब बनवाना। अच्छा, प्राइमर को हटाता भी कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। पूछा जाए कौन, तो फर्स्ट, मतलब रिमूवल ऑफ प्राइमर। उसके बाद गैप की फिलिंग, वो भी फर्स्ट, एंड गैप फिलिंग ये कौन करता है, फर्स्ट वाला। कंटिन्यूअस चेन बनाता चला जा रहा है लगातार, ठका, वो कौन कर रहा है तुम्हारा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट वाला प्राइमर हटाता है, गैप फिलिंग कराता है। सेकंड वाला कब काम करता है बेटा, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थात फर्स्ट और थर्ड, जब ये दोनों डीएनए पॉलीमरेज नहीं होते, तब सेकंड वाला काम करता है। सेकंड वाले के लिए लिख सकते हैं, इट वर्क्स व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड आर एब्सेंट, तब ये काम करता है। ठीक है, मतलब ये साइड प्लेयर है। ये दोनों जब नहीं होंगे या किसी वजह से नहीं बन पा रहे हैं, तो भी ये सेकंड वाला इनका काम टेक ओवर करता है। ठीक, फर्स्ट वाला प्राइमर को हटाएगा, गैप फिलिंग करेगा, थर्ड वाला इलोंगेशन करेगा, इसका डीएनए के स्ट्रैंड का। अब कायदे से देखिएगा, प्रूफ रीडिंग कौन करता है, फर्स्ट वाला प्रूफ रीडिंग। वैसे रोल तीनों का होता है, लेकिन फर्स्ट वाला ही आप टिक लगाइए क्योंकि मेन काम इसका है। क्लियर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग असल में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लैब में सिंथेसाइज किया था डीएनए, मतलब इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए सिंथेसाइज करने वाला कौन था, कॉर्नबर्ग। ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्राइमर हटाएगा, गैप फिलिंग करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। थर्ड वाला सबसे मेन एंजाइम थर्ड वाला यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मेन जो जब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाना होता है तो थर्ड वाला काम करता है। सेकंड वाला जब फर्स्ट और थर्ड क्या हो आपके, अपसेट हो। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब इसे वीडियो पॉज करके छापिए इसे। दूसरा पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, उसका अगर तुम्हें पूरा नाम पूछा जाए इस केस में, ठीक है, डीएनए का पॉलीमर बना रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये बताओ, वो जब नया न्यूक्लियोटाइड जुड़वा रहा है
तो क्या देखकर जुड़वा रहा? सामने वाले स्टैंड को, पेरेंटल स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड भी बोलते हैं। मतलब अगर इधर थायमीन है तो इधर क्या जुड़वाएगा? एडेनिन। मतलब डीएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंड कर रहा है? डीएनए के ही स्टैंड पर डिपेंड कर रहा है। किस चीज के लिए? कि नया न्यूक्लियोटाइड कौन सा जुड़ेगा। इस वजह से डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम लिखते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट। मतलब डीएनए के स्टैंड पर डिपेंड करता है, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये हो गया पूरा नाम। क्योंकि डीएनए का पॉलीमर बनवा रहा है तो इसलिए डीएनए पॉलीमर वर्ड यूज हुआ। एज मतलब एंजाइम डीएनए पर डिपेंडेंट है कि अगला न्यूक्लियोटाइड वो कौन सा जोड़ेगा, इस वजह से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज उसका नाम है। अब सुनना कायदे से, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काफी एक्यूरेसी से काम करने की कोशिश करता है। 10,000 न्यूक्लियोटाइड जब लगाता है वहां पर खटाखट 10,000 न्यूक्लियोटाइड में एक गलती होती है, तभी तो प्रूफ रीडिंग करने आता है फिर दोबारा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जिसका दूसरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और सुनना कायदे से कि अगर तुम एस्चेरिचिया कोलाई की बात करो तो एस्चेरिचिया कोलाई में टोटल बेस पेयर बेटा कितने होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। और इसका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18 मिनट में। और अगर हम देखें तो इसका मतलब पर सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज 2000 टोटल बेस पेयर बेटा कितने होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। और इसका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18 मिनट में। तो इसका मतलब पर सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर, कैलकुलेट करके निकालें, लगभग वैल्यू आएगी बेटा। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड वो बना रहा है। तो बताओ एक सेकंड में 2000 बेस पेयरिंग करा रहा है, मतलब खटाखट एक सेकंड तक हुआ 2000 यहाँ बेस पेयर वो तैयार कर देगा। तो इसका मतलब बताइए डीएनए पॉलीमरेज के बारे में क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ एंजाइम इज हाई और लो? इज वेरी हाई। और 10,000 में एक गलती मतलब एक्यूरेसी भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा? डीएनए पॉलीमरेज की अच्छी है, ज्यादा है, लेकिन गलती हो जाती है 10,000 में कहीं एक गलत न्यूक्लियोटाइड लग जाता है। इस वजह से वो भी प्रूफ रीडिंग करके उस न्यूक्लियोटाइड को निकाल के नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करा देता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा दूसरा, निकाल के नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करा देता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ई कोलाई 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर 18 मिनट में इसका डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड आ रही जो कि अच्छी स्पीड है। इस पॉइंट को पॉज करके छापिए। तीसरा पॉइंट सुनिएगा। तीसरी बात ये है, रुको यहां से थर्ड गोल्डन पॉइंट कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेट करना मतलब अपनी कॉपी बनाना एंड सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड करना। पहले सेल डिवाइड करेगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेल मान लो यहां पर डीएनए होगा, ठीक है, मान लो 46 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है भाई? डीएनए की कॉलिंग से क्रोमोसोम बनता है। अगर सेल पहले डिवाइड करके तो एक क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होगा पहले, उसके बाद क्या होगा? सेल डिवाइड कर जाएगी। सोचो अगर सेल डिवीजन ना हुआ और डीएनए रेप्लिकेट कर गया, मतलब फेलियर इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं हुआ बट डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लीड्स टू, तो बताओ अब क्या प्लॉइडी 2n रह जाएगी ना, 4n हो जाएगी, लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी यूजुअली किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन ये आपस में बेहद कोऑर्डिनेटेड इवेंट होने चाहिए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, अर्थात आपस में सामंजस्य बना के चले कि पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा उसके बाद सेल डिवाइड करना जरूरी है, वरना पॉलीप्लॉइडी का केस हो जाएगा, ठीक। लास्ट गोल्डन पॉइंट ये बताइए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा था, गौर से देखिए, डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद एक स्ट्रैंड पैरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं पैरेंटल स्ट्रैंड 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो मैं लिख सकता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या 100% पैरेंटल स्ट्रैंड उधर है क्या ना? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, अर्थात उसने आधा कंजर्व कर लिया पैरेंटल और आधा हो गया न्यूली, मतलब दो है, दो में एक आधा ही तो हुआ, दो में एक पैरेंटल एक न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, क्लियर। और उसके साथ में अगर देखो तो एक स्ट्रैंड जो है आपका कंटिन्यूअस बन रहा था, लीडिंग वाला, और लैगिंग वाला टुकड़ों में टूट के बन रहा था। तो मैं बोल सकता हूं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड कंटिन्यूअस बोल सकते हो नहीं, डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो नहीं, क्योंकि एक तरफ कंटिन्यूअस जा रहा है एक तरफ डिसकंटिन्यूअस। तो बोल सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी कंटिन्यूअस।
ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, देखो डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करो तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी का मतलब आधा, कंजर्व मतलब किसी चीज को एज इट इज रखना, ठीक है, जैसा था वैसा ही। तो गौर से देखो, जब डीएनए रेप्लिकेट किया तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड, तो इसका मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व है या नहीं है? आधा है, आधा पेरेंटल आधा न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो मैं बोल सकता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड इधर देखो, एक स्टैंड डिसकंटिन्यूअस बन रहा था और एक स्टैंड कंटिन्यूअस। तो मैं बोलूंगा भाई दो स्टैंड बन रहे थे, दो में एक मतलब क्या हुआ? सेमी। एक तुम्हारा कंटिन्यूअस बना और एक तुम्हारा टुकड़ों में बना। तो मैं बोल सकता हूं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, मतलब आधी जगह पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, एक जगह पर डिसकंटिन्यूअस और एक जगह पर एक, अरे भाई दो का आधा कितना? एक हुआ। एक जगह डिसकंटिन्यूअस, एक जगह कंटिन्यूअस, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलो इस तरीके से तुम्हारे गोल्डन पॉइंट्स हो गए खत्म। और ये गोल्डन पॉइंट एक्चुअली में क्या मतलब, ये देखो पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट पे खत्म हो गया। गोल्डन पॉइंट कहने का मतलब ये था बेटा कि ये पॉइंट डायरेक्ट एज इट इज पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? और एज इट इज पूछे गए हैं भी, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऑप्शन में चला आएगा, ऑप्शन के फॉर्म में आ जाएगा, कई बार ऑप्शन क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? अब यहां तक बातें आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की खत्म हो गई। आइए बेटा आप इस लाइन को गौर से देखिएगा, ठीक है। ये लाइन वॉटसन एंड क्रिक के रिसर्च पेपर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करी गई, निकाली गई है और एनसीईआरटी ने एज इट इज छापा है। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने अपना रिसर्च पेपर दिया था जिसमें उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है। उसी में उन्होंने इस बात को भी लिखा था अपने रिसर्च पेपर में। अब ये लाइन क्या कह रही है पहले ये समझो, फिर हम रीड करेंगे। ये बताओ बेटा कि बेस पेयरिंग क्या कहलाती है? बेस पेयरिंग का रूल कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन। ग्वानिन किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन। या वाइस वर्सा बोल दो, थाइमिन एडेनिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। क्लियर? तो इन्होंने कहा, वॉटसन भी कहते हैं जिस समय हम बेस पेयरिंग के रूल पर काम कर रहे थे कि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस समय हमें इस बात का लगभग क्लियर कट नहीं, लगभग पॉसिबल आइडिया लग गया था कि आखिर डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, आखिर एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनता है, या बोल दो दो स्टैंड से चार स्टैंड कैसे बनते हैं। उन्होंने सोचा और सही भी सोचा कि दोनों पेरेंटल स्टैंड अर्थात टेम्पलेट स्टैंड अलग होते होंगे और न्यूली सिंथेसाइज डीएनए का एक नया स्टैंड अर्थात इनके ऊपर चढ़ जाता होगा। अर्थात दो स्टैंड है, दोनों आपस में क्या हुए? अलग, और इन्हीं पर नए स्टैंड चढ़ जाते होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग। एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन। तो कहते हैं जब हम इस बात पर बेस पेयरिंग पर काम कर रहे थे, जब हमने बेस पेयरिंग का रूल प्रतिपादित किया मतलब दिया, तो उसी समय हमें इस बात का आइडिया लग गया था कि दोनों पेरेंटल स्टैंड अलग होते होंगे और इस पर बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगते चले जाते होंगे। तो कहते हैं इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ये हमारे ध्यान से ये हमारे नोटिस से, हमारे ध्यान से ये बात छूटी नहीं। एस्केप मतलब होता है बेटा छूटना, ठीक है। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, हमारे ध्यान से ये बात नहीं छूटी दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है एडेनिन थाइमिन की, ग्वानिन साइटोसिन की, वी हैव पोस्टुलेटेड, जो हमने प्रतिपादित किया, जो हमने दिया इमीडिएटली अभी वो हमें सजेस्ट कर रहा है पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म। अर्थात वो हमें एक तरीके से सजेस्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके से इशारा कर रहा है कि कैसे कॉपी मतलब डीएनए की कॉपी बनने का मैकेनिज्म क्या है, वो भी पॉसिबल, मतलब पूरा मैकेनिज्म इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, फॉर द जेनेटिक मटेरियल, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे कॉपी कर रहा है। क्लियर? इस तरीके से आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो तुरंत देखिए, अभी उसमें हम एनसीईआरटी रीड करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है, उसके साथ रेप्लिकेशन की एक छोटी सी एनसीईआरटी कटिंग उसे भी रीड करेंगे। आफ्टर दैट हम डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो देखेंगे और कुछ आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, दैट्स ऑल। अब हम इसे एनसीईआरटी से रीड करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, अर्थात वो सारी चीजें छोटी छोटी जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर रही हैं, उन सबको मिलाकर क्या बोल दिया? मशीनरी और यूज होने वाले एंजाइम्स। इन लिविंग सेल्स such as E. coli, लिविंग सेल जैसे E. coli में the process of replication requires a set of catalyst, अर्थात एक आध एंजाइम नहीं, सेट ऑफ एंजाइम, ढेर सारे एंजाइम। जैसे कौन कौन मैंने नाम लिया था बेटा? हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज जो प्राइमर बनवाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो किसी भी लिविंग सेल में चाहे E. coli की बात कर लो, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर सिंगल एंजाइम या सेट ऑफ एंजाइम। द मेन एंजाइम, लेकिन मेन एंजाइम जो चेन बनाता है उसका नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट को देखकर ही तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, उसके बेस पेयरिंग को देखते हुए कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। सिंस अब कह रहा है उसे एक्सप्लेन कर रहा है अगली लाइन में कि मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहलाया? सिंस क्योंकि इट यूजेस
और डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट का यूज करता है टू कैटेलाइज द, ताकि ये कैटेलाइज कर सके एंजाइम में, तो कैटेलाइज ही करेगा, जल्दी कराएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। अर्थात ये टेम्पलेट था, तो इसी को देखकर वो सामने क्या है, नाइट्रोजनस बेस ऐड कर रहा था, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन किया, उसके बाद उसने पॉलीमर की पूरा डीएनए का क्या लंबा सा बना दिया, पॉलीमर। These एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, अर्थात बहुत तेज काम करते हैं, तेज काम करना भी चाहिए क्योंकि भाई लाखों न्यूक्लियोटाइड इन्हें ऐड करने होते हैं। एज दे हैव टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इन्हें कैटेलाइज करना पड़ता है एक ऐसी रिएक्शन को जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और कम समय में। यही नहीं कि पॉलीमराइजेशन तेज हो, तेज होने के साथ साथ एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए। बताया था 10,000 में कोई एक गलती होती है वो भी प्रूफ रीडिंग करके सही हो जाती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है कि देखो कितनी तेज करता है, उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है ई कोलाई हैज ओनली 4.6 into 10 raised to the power 6 बेस पेयर। ई कोलाई में 4.6 into 10 raised to the power 6 बेस पेयर होते हैं, और ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमन का कितना होता है बेटा, डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 into 10 raised to the power 9, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड होगा तो डिवाइडेड बाय 2, 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर। तो कहता है ई कोलाई में 4.6 into 10 raised to the power 6 बेस पेयर है, और ये कंप्लीट कर देता है अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस मात्र 18 मिनट में। दैट मींस एवरेज रेट, अगर एवरेज रेट निकाला जाए लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। नॉट ओनली डू दीस पॉलीमरेज, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नॉट ओनली डू दीस का मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन पॉलीमरेज को हैव टू बी फास्ट, सिर्फ फास्ट ही नहीं होना, अरे मतलब फास्ट होना है यार, नॉट ओनली मतलब सिर्फ फास्ट ही नहीं होना है, बट दे आल्सो हैव टू कैटेलाइज द रिएक्शन, इन्हें के रिएक्शन को कैटेलाइज कराना है, जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है टेम्पलेट को देखते हुए विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, परफेक्शन नहीं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, याद रखना। परफेक्टली करते तब तो प्रूफ रीडिंग लास्ट स्टेप होती ही ना। एनी मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक हुई ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, अर्थात कोई भी गड़बड़ न्यूक्लियोटाइड लग गया तो मैसेज गलत पास होगा, अल्टीमेटली प्रोटीन गलत बनेगी, म्यूटेशन आएगा। तो फर्दरमोर इसके साथ साथ एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, अर्थात महंगा मतलब ये नहीं, महंगा मतलब एनर्जी एक्सपेंसिव कहने का मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब कहने का डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट लगा दिया तो क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट लगा दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। डीऑक्सी, क्योंकि डीएनए का स्टैंड बनाना है, कहता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर डुअल पर्पस, अर्थात ये दो काम करता है इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है जब ये मोनो में कन्वर्ट करता है होता है। याद करो बेटा, जितने भी टीपी थे, एटीपी था, जीटीपी था, सीटीपी था, टीटीपी था, ये अपने टर्मिनल वाले दो फॉस्फेट को तोड़कर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते थे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और साथ में जो मोनोफॉस्फेट था वो सबस्ट्रेट की तरह काम करने लगता था। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज डुअल पर्पस इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ काम करते करते दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते थे ताकि पॉलीमराइज हो जाए रिएक्शन, अर्थात पॉलीमर बन जाए। द टू टर्मिनल फॉस्फेट, जो दो साइड वाले फॉस्फेट थे इन डीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अर्थात न्यूक्लियोटाइड, आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, अर्थात हाई एनर्जी फॉस्फेट कहने का मतलब जब इनका बॉन्ड टूटता था एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती थी, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी, लेकिन यहाँ अकेला एटीपी यूज हुआ था, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और आपका टीटीपी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज के अलावा और मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड, और भी एंजाइम तुम्हारे इस्तेमाल होते हैं जैसे प्राइमेज, टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, परफेक्ट एक्यूरेसी ना, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, परफेक्ट लिख दिया तब तो फिर स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, किसी लंबे डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, अगर डीएनए का मॉलिक्यूल लंबा है, ठीक है भाई लंबा ही होता है, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल since the two strand of DNA cannot be separated in its entire length, अर्थात पूरे का पूरा डीएनए एक बार में आप नहीं तोड़ सकते ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी ये मांगेगा और डीएनए का ऑक्सीडेशन हो सकता है। द रेप्लिकेशन ऑकर विद अ स्मॉल ओपनिंग, याद करो बेटा रेप्लिकेशन फॉर्क बनता था, याद आया, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता था, डीएनए का हेलिक्स था, हल्का सा खुलता था, हेलिकेज आप खोलता था, टोपोआइसोमरेज का करता था आपका, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज ले आता था, कहने का मतलब स्पेशल चेंज ले आता था, ठीक है, और साथ में कुछ प्रोटीन वगैरह भी होती है जो स्टेबलाइज करते हैं इन दोनों स्ट्रैंड को कि आपस में कहीं वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर लें। तो कहता है फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, पूरी एंटायर लेंथ तक हम उसे नहीं सेपरेट कर सकते एक बार में ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, हौले हौले करते हैं स्टेप बाय स्टेप। द रेप्लिकेशन ऑकर विद अ स्मॉल ओपनिंग, और उस स्मॉल ओपनिंग हेलिक्स की क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन फॉर्क। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अर्थात डीएनए डिपेंडेंट मतलब जो डीएनए के टेम्पलेट को देखकर उसके सामने न्यूक्लियोटाइड लगाने वाला एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, बताया था हमेशा 5 प्राइम से डायरेक्शन किधर जाएगी चेन की, 3 प्राइम की तरफ, क्यों, क्योंकि 3 प्राइम की तरफ होता है फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लो ये आपका चेन है, ठीक है, एक तरफ 5 प्राइम दूसरी तरफ 3 प्राइम की तरफ होता है OH, यही अगला न्यूक्लियोटाइड, फिर अगला फिर अगला फिर अगला अगला अगला, और चेन भाग रही 5 से 3 की तरफ। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आता है, तो कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा कठिन हो जाता है एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। वो बेटा कॉम्प्लिकेशन क्या आता है इन्होंने मेंशन नहीं किया, याद करिए मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है प्राइमर लगाने का। याद करो बेटा, अगर एक स्टैंड को हमने 5 प्राइम माना, दूसरे को 3 प्राइम,
तो 5 के सामने वाला 3 प्राइम, तो दूसरी तरफ 5 प्राइम। इस केस में प्राइमर हमें यहाँ लगाना पड़ा था एंटी पैरेलल होने के कारण। ये आरने का जो प्राइमर था इसका इधर क्या आएगा 3 प्राइम, 5 इसका तो 3 इसका होगा। अरे एंटी पोलैरिटी होती है ना, तो 5 प्राइम क्या इधर, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आया, न्यूक्लियोटाइड लगाता गया। लेकिन इस केस में हमने प्राइमर किधर लगाया था, ऊपर की तरफ, क्योंकि 3 के सामने क्या आएगा 5 और इधर क्या चला जाएगा 3 और यहाँ न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएगा, कंटीन्यूअस चेन बनती चली जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन आया था कि जो लैगिंग स्ट्रैंड था उसे बनाने के लिए बहुत सारे प्राइमर लगे थे, लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में एक प्राइमर से काम चल गया था। लेकिन प्राइमर इस्तेमाल दोनों में हुआ था, क्योंकि क्या बेटा प्राइमर क्या करता था, प्राइमर मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में, प्राइमर एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि दो चीजें आपस में अटैच जल्दी हो जाए। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमर क्या मदद कर रहा है कि भैया ये न्यूक्लियोटाइड जो होगा ये आसानी से आपका आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ चिपक सकता है, क्योंकि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर यहीं पर डीएनए होता तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड से चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जल्दी से यहाँ पर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड चिपक जाता है इससे, और यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो टेम्पलेट स्टैंड पे उसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए, तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो इन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो सब एडिशनल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे रेप्लिकेशन फॉर्क पर। कंसीक्वेंटली, फलस्वरूप, अब देखो बताया कुछ नहीं, सीधे फलस्वरूप, मतलब मुद्दे वाली बात कर दी एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, और वो कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया, ठीक है। और आप अगर इतना प्राइमर वगैरह सब लगा के आप समझे ना होते तो आप समझ ना पाते फलस्वरूप कहने का क्या मतलब है। फलस्वरूप 1 on 1 स्टैंड, अर्थात जिसमें टेम्पलेट की पोलैरिटी हो 3 to 5, अर्थात 3 से 5 वाला, ठीक है। द रेप्लिकेशन इज कंटीन्यूअस, अर्थात लीडिंग स्टैंड बनाएगा। व्हाइल ऑन द अदर टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 to 3, ये कौन सा बनाएगा, लैगिंग और डिसकंटीन्यूअस, टूट के। अरे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, द डिसकंटीन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट आर लेटर जॉइंट। बाद में वो जितने भी डिसकंटीन्यूअस वाले थे जो टुकड़े थे वो टुकड़े जोड़ दिए गए थे किस एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज। अरे डीएनए को कौन जोड़ेगा यार, डीएनए लाइगेज। जब प्राइमर हटाओगे तो नए न्यूक्लियोटाइड लगाओगे और सबको आपस में कनेक्ट कर देगा डीएनए लाइगेज। अगला, द डीएनए पॉलीमरेज on their own, समझना ये लाइन अच्छे से क्या कह रहा है, the DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication। DNA polymerase खुद शुरू नहीं कर सकता, रेप्लिकेशन की शुरुआत खुद नहीं करता है, क्योंकि पहले हेलिकेज आता है, कट करता है ORI से, याद आया। तो कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज, अगर पूछ लेगा कि बताइए डीएनए पॉलीमरेज क्या इनिशिएट कराता है रेप्लिकेशन, ना, इनिशिएशन का काम है हेलिकेज का। द डीएनए पॉलीमरेज on their own cannot initiate the process of replication also, और हाँ ये भी है कि रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन द डीएनए, कहीं से नहीं होता, हमेशा कहां से होगा, ORI। यहां पर 80 कई बार रिपीट करें। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई नहीं सबके डीएनए में, ठीक है। अब ई कोलाई की प्रोकैरियोट है तो उसमें डेफिनेट एक सिंगल होगा, लेकिन ORI तो सब में होगा, प्रोकैरियोट में कई सारी, यूकैरियोट में एक। कह रहा है कि प्रोकैरियोट में एक और यूकैरियोट में कई सारी, तो इसी वजह से ई कोलाई क्योंकि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो इसमें एक डेफिनेट रीजन फिक्स एक होगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में जैसे हम लोगों के बहुत सारे ORI होंगे। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, एंड सच रीजन हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां तक बातें क्लियर है। और बेटा ये जितनी भी चीजें आपकी हाईलाइट की गई है ये आपको अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहते हैं इट इज, ORI के बारे में बात कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ORI की रिक्वायरमेंट की वजह से ही बायोटेक में हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होती है ORI, ताकि हमारा डिजायर्ड जीन या आप बोल दीजिए एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए आपका क्या करे, जब वेक्टर रेप्लिकेट करे अपने ORI की मदद से तो मेरा डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट कर जाए। ये आप बायोटेक में सीखते हैं। इट इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ORI दैट अ पीस ऑफ डीएनए अगर प्रोपेगेट करना चाहता है, मतलब वो रेप्लिकेट करना चाहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर जो बायोटेक में पढ़ते हैं, तो इट रिक्वायर्स वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, वेक्टर प्रोवाइड द ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फर्दर अब आगे बात करें, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। वाह, मतलब पूरी कहानी खत्म हो गई। अब कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन की बहुत डिटेल अभी हमें जानकारी नहीं है, जितना पता है उतना मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एस फेज में क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन होता है, सबको पता है डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन याद करो बेटा सेल डिवीजन से क्या एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट करता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। क्यों, मान लो डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम हो गए 46 से 92, कैरियोकाइनेसिस हो गई, 46 से क्रोमोसोम हो गए 92, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करी, तो 46 थी तो डिप्लॉइड, 92 हो गई तो टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल सामंजस्य बैठना चाहिए। रेप्लिकेशन डीएनए का पहले होगा, फिर क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी। अब फेलर इन सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन में कुछ गड़बड़ी हो गई आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी, इसे भी बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब क्रोमोसोमल एनोमली मतलब डिस्टर्बेंस, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डबल मार जाएगी। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑकरिंग एट दिस साइट, अर्थात इन सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ोगे इन हायर क्लासेस, एंड हायर क्लासेस इज योर MBBS और नेक्स्ट और एनी रिसर्च एग्जाम, गॉट इट, ठीक है, और एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए इस तरीके से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया खत्म, और ये रहा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा देखते हैं। इन्होंने ये पैरेंटल स्ट्रैंड ब्लू कलर से दिखाया, यहाँ पर 5 प्राइम एक तरफ, तो सामने वाले पैरेंटल स्ट्रैंड पर 3 प्राइम,
और इधर 5 प्राइम, तो इधर क्या आएगा 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड का, इस पेरेंटल स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम है, तो इधर क्या जाएगा 5 प्राइम। अब याद करिए मैंने रेप्लिकेशन फॉर्क ऊपर से खोला था, इन्होंने यहाँ से खोल दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, किधर से भी खोल दे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये फर्क क्या पड़ता है, कुछ सोचो ना। अरे इसी डायग्राम को उठा के ऐसे कर दो, बात खत्म। तो अब ये बताओ 3 प्राइम इधर, तो सामने प्राइमर का क्या आएगा बेटा इधर 5 प्राइम, और इधर क्या जाएगा 3 प्राइम। न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ती चली जाएगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि 3 प्राइम इधर आ रहा है, तो इधर है न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाएगा, हेलिकेज तो पॉलीमरेज काम करते जाएंगे और चेन कंटीन्यूअस बनती जाएगी। लेकिन इधर देखिए, इधर आपको प्राइमर जोड़ना पड़ेगा इधर, ठीक है। 5 प्राइम के सामने प्राइमर का क्या आएगा बेटा 3 प्राइम, तो इधर क्या जाएगा 5 प्राइम। न्यूक्लियोटाइड थोड़ी दूर तक तो जुड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब फिर हेलिकेज खोलेगा तो ऑटोपॉलीमरेज उसे स्टेबलाइज कर देगा प्रोटीन की मदद से, प्रोटीन की मदद से, फिर ये प्राइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखिएगा, तो 5 से 3 वाले टेम्पलेट पर क्या बनेगा आपका लीडिंग, और 3 से 5 पैरेंटल वाले पे क्या बनेगा, देखिए लैग आ रहा है, क्लियर। फिर क्या करता है प्राइमर को कौन हटाता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटाएगा, उसके आपको फिल करेगा, लाइगेज आके जोड़ के कंप्लीट डीएनए का निर्माण कर देगा। तो ये हो गई एनसीईआरटी की रीडिंग। अब आइए, हमने आपको एक चीज और पढ़ाई है लास्ट में, वो चीज बेटा असल में एनसीईआरटी ने पीछे दी हुई है, तो उसे मैंने इसलिए नहीं बताया वहां पर, क्योंकि ये आप तभी समझ सकते थे पैराग्राफ जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन आता हो। तो आइए देखिएगा जरा, यहां पर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेप्लिकेशन व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे थे वॉटसन और क्रिक, हैज इमीडिएटली प्रपोज, उसी समय तुरंत इन्होंने एक बात और कही, आ स्कीम, एक तरीका देने की कोशिश करी, पॉसिबिलिटी बताई फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। टू कोट, अगर हम कोट करें लिखें देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट उनके रिसर्च पेपर से, दैट इज एज फॉलो। याद करिए बोर्ड पर मैंने अभी ये ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखा था, ये उनके रिसर्च पेपर की उठाई गई लाइन है। कहते हैं इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, अर्थात ये हमारी नोटिस से नहीं बचा कि दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, जो स्पेसिफिक पेयरिंग हो रही है, अर्थात एडेनिन के सामने क्या आएगा थाइमिन, ये देखो बेटा ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन आमने सामने थे, कभी ये रेड वाले पेरेंटल थे, याद है, ठीक है। तो अब ये अलग अलग हो गए, जो नया वाला आएगा इसके सामने वो क्या होगा तुम्हारा ग्वानिन ही होगा। तो कहते हैं इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग, जो एटी के साथ स्पेसिफिकली पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है, वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली, हमने पोस्टुलेट किया इमीडिएटली, तुरंत हमने इस बात को प्रतिपादित किया, कहा सजेस्ट किया कि एक पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म इन्होंने दी फॉर द जेनेटिक मटेरियल। वो कैसे पकड़ी होगी कि भैया दोनों स्टैंड अलग होते होंगे, ये और नया स्टैंड कैसे बनता होगा, पेरेंटल स्टैंड को या बोल दो टेम्पलेट स्टैंड को देखते हुए थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, अर्थात बेस पेयर का आइडिया लगाकर उन्होंने बताया कि हां ये एक तरीका हो सकता है डीएनए के रेप्लिकेशन का, उनका सोचना सही था। वॉटसन एंड क्रिक 1953 रिसर्च पेपर, गॉट इट। द स्कीम सजेस्टेड दैट, ये स्कीम सजेस्ट करती है बेस पेयरिंग की, दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट, दो स्ट्रैंड अलग होते होंगे, एंड एक्ट एज टेम्पलेट, और टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट मतलब जिसको देखकर आप न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हो उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, एंड एक्ट एज, और दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कि नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम स्ट्रैंड नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव, अंडरलाइन करिए इसे, ईच डीएनए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, क्लियर। आरएनए वर्ड फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन, जितना भी हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ, एंड इमीडिएट क्वेश्चन, तुरंत एक सवाल बिकम एविडेंट, हमें साफ साफ दिखाई देता है, हमारे मन में आना चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, अर्थात पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, डीएनए था या आरएनए। बताया था बेटा अभी पहला जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए, क्योंकि कॉमन सेंस आप लगा लो ना, जो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है, ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो बाद में बना होगा, जो कम स्टेबल है पहले बना होगा, ठीक है। तो कह रहा है व्हिच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये तो कॉमन सेंस से भी हम बता देंगे। इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन, इसे हम केमिकल एवोल्यूशन चैप्टर, इस मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ेंगे, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट ब्रीफली, बट शॉर्ट में, बहुत बेहद शॉर्ट में, वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट। हम यहां पर कुछ फैक्ट और पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ फैक्चुअल डाटा दे रहे हैं। देखो बेटा, कहते हैं आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, अंडरलाइन दिस लाइन, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, देयर इज नाउ इनफ एविडेंस, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, टू सजेस्ट दैट, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मतलब जरूरी जीवन रहने के लिए जो जरूरी प्रोसेस है जीवित रहने के लिए, सच है मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन का मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना, स्प्लाइसिंग आप आगे पढ़ोगे अभी, एक्सेट्रा, इवॉल्व अराउंड आरएनए, ठीक है, ये सब जरूरी लाइफ प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, ये सब तुम्हारी किसके अराउंड इवॉल्व हुई है, आरएनए के इवॉल्व। और कॉमन सेंस लगाओ बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्ट कौन चलवाता है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन किससे बनेगा, आरएनए से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन अगर डिपेंडेंट है आरएनए पर, तो मेटाबॉलिज्म भी डिपेंडेंट किस पे है, आरएनए पर। तो ये सारी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो है आपकी, वो किसके अराउंड इवॉल्व हुई, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस, ध्यान रखना, एज वेल एज कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट की तरह भी रोल निभाता है। अभी आगे देखोगे आप, राइबोजाइम्स यहां पर आएंगे आपके,
अब क्या है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग सिस्टम में रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे हम, दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए, जहां पर आरएनए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। प्रोटीन जो मैक्सिमम एंजाइम क्या है बेटा, प्रोटीन है, तो वहां प्रोटीन एंजाइम में वहां आरएनए यूज होता है, उसे बोलते हैं राइबोजाइम, ऐसे एंजाइम्स को। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट, आरएनए क्यों कैटलिस्ट है, बहुत रिएक्टिव एंड हैज अनस्टेबल, इस वजह से अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्वड फ्रॉम आरएनए। देखा, डीएनए इवॉल्व हुआ किससे, आरएनए से, विद केमिकल मॉडिफिकेशन, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन जैसे राइबोज के सेकंड पोजीशन पर लगे वो इसको हटा दिया गया, तो क्या बन गई, शुगर, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। यूरेसिल की 5वें का पोजीशन पे मौजूद कार्बन पे मेथिल लगा दिया, तो क्या बन गया, थाइमीन। तो केमिकल मॉडिफिकेशन करके हमने आरएनए से नीचे से क्या बनाया, डीएनए। मतलब कम स्टेबिलिटी वाले से चीजें बेटा किधर की तरफ भागती हैं, बेटा ब्रह्मांड की हर चीज स्टेबिलिटी की डिमांड करती है, ये एकदम यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। आरएनए से क्या बना, डीएनए, अर्थात कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल, वो तो हर जगह ये रूल फॉलो होता है, दैट मेक इट मोर स्टेबल, ताकि वो और स्टेबल हो जाए। डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, हैविंग कॉम्प्लीमेंटैरिटी, अर्थात उसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो डीएनए क्या शो करेगा, आपकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है। अब अगर बेटा अगर आरएनए को देखो तो आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है मतलब स्पेस है, ठीक है, कि कोई रिएक्ट कर सके आगे, लेकिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो दोनों तरफ से क्या है, वो घिरा हुआ है। तो डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंटैरिटी स्टैंड फर्दर रेजिस्ट, और इस वजह से रेजिस्ट करता है, दोनों स्टैंड आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी निभा दी तो बाहर से इंटरेक्शन खत्म, तो रेजिस्ट करता है, रुकता है, चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा ही नहीं, होगा स्लो होगा, चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस कॉल्ड रिपेयर, अर्थात अगर कभी भी कोई गड़बड़ी, ये बना तो है, अगर कभी भी कोई गड़बड़ी आ गई तो डीएनए पॉलीमरेज आकर आपका क्या कर देगा, वहां पर रिपेयरमेंट कर देगा। मतलब जैसे मान लो एटीन के सामने थाइमिन जगह यूरेसिल आ गया, तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज दोबारा आता है, यूरेसिल हटाकर यहाँ पर क्या लगा देगा, थाइमिन, ठीक है। इस तरीके से आपका आरएनए वर्ड खत्म होता है।